डियर फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 19 के सेक्शन 238 से 250 सीआरपीसी ट्रायल ऑफ वांट केसेस बाय मजिस्ट्रेट की चर्चा करेंगे। वैसे तो हम नित्य प्रति सीआरपीसी के प्रोविजंस की चर्चा करते हैं, तो आज जो मजिस्ट्रेट के द्वारा वांट केसेस ट्राई किए जाते हैं उनके बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम विषय को आगे बढ़ाएं, ये जानना ज़रूरी है कि वारंट केस किसे कहते हैं। वारंट केस का मोटा सा हिसाब ये है कि जो ऑफेंस जिसमें 2 साल से ज़्यादा की सज़ा है वो वारंट केसेज हैं। इसको स्पष्ट रूप से समझने के लिए यही आप याद रखें कि जिसमें 2 साल से ऊपर की सज़ा है, चाहे वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, चाहे मतलब डेथ इम्प्रिजनमेंट है या 2 साल से ऊपर की है, तो वो सारे के सारे वारंट केसेस हैं। और वारंट केसेस को हम जो सेशन जज द्वारा ट्राई होते हैं पिछले अध्याय में यानी 237 तक पढ़ चुके हैं। तो वैसे तो सेशन जज जिन जिन केसों को सुनता है वो सारे के सारे वारंट केसेज ही होते हैं। वो थोड़े गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं, प्रकृति के होते हैं, ये थोड़ा सा हल्के होते हैं उनसे। तो इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इस चैप्टर को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है और 3 भाग क्या हैं कि वारंट केसेस को जो वारंट केसेस के रूप में मजिस्ट्रेट द्वारा डील किए जाते हैं उनके 3 भाग कैसे हैं कि पहला वो केस जो पुलिस की रिपोर्ट पर दर्ज हुए और इसका वर्णन है 238 से 243 तक। जो पुलिस रिपोर्ट के सिवाय यानी कंप्लेंट बेसिस पर दर्ज हुए उनका जिक्र है 244 से 247 तक। और जो कॉमनली वारंट केसेस पर लागू होते हैं वो है 248 से 250। अब हम 238 पर आते हैं। 238 क्या कहता है कि जब पुलिस रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज होता है और दोषी को मजिस्ट्रेट के सामने ले आ जाता है या दोषी पेश होता है, तो विचारण यानी कि ट्रायल के प्रारंभ में ये देखेगा कि क्या धारा 207 की पालना कर दी गई। 207 के माने जो 173 की रिपोर्ट थी वो और जो दस्तावेज उसके साथ पेश किए गए थे या जिन पर रिलाई किया गया था क्या वो दे दिए गए। अगर वो नहीं दिए गए तो टोटल ट्रायल जो है वो विशिएट हो जाती है। तो इसलिए 207 की कंप्लायंस बहुत अनिवार्य है। उसके बाद 239 सेक्शन की चर्चा करते हैं। 239 क्या कहता है? डिस्चार्ज ऑफ एक्यूज्ड। 173 की रिपोर्ट और उसके साथ आए दस्तावेज को अध्ययन करने, विचार करने और अभियुक्त की परीक्षा कर लेने पर, वैसे तो अभियुक्त की परीक्षा जो है 313 में आई है, लेकिन मजिस्ट्रेट चाहे तो कभी भी पूछताछ कर सकता है। तो कर लें ये अभियुक्त की परीक्षा कर लेने और दोनों पक्षों अभियुक्त और अभियोजन की सुनवाई का अवसर देने के बाद मजिस्ट्रेट दोषी के खिलाफ लगाए आरोप को अगर निराधार समझता है तो डिस्चार्ज कर देगा और ऐसा करने का अपना कारण लिख देगा, यानी रीजनिंग देते हुए जजमेंट देगा, ऑर्डर देगा। तो वैसे सेशन ट्रायल जो केस था उसमें सेक्शन 227 था। एक किस्म से ये समझिए कि ये उस सेक्शन की कॉपी पेस्ट है। तो इसके ऊपर एक अथॉरिटी है कि 2009 एक क्रिमिनल कोर्ट केसेस सुप्रीम कोर्ट सांघी ब्रदर्स इंदौर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस संजय चौधरी, ये 238 और 240 के ऊपर जो है इस अथॉरिटी में क्या कहा है कि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज स्ट्रॉन्ग सस्पिशन about commission of offense held that if there is strong suspicion about commission of offense and involvement of accused, it is sufficient for court to frame charge. At this stage, there is no necessity to formulating the opinion about the prospectus of conviction. Appeal allowed. Order of High Court discharging the accused set aside. तो हम जो है इस तरीके से अब सेक्शन 240 पर आते हैं। 240 क्या है? 239 में डिस्चार्ज की बात थी, 240 में फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज है।
यदि न्यायालय विचार करने के बाद और एक्यूट की परीक्षा लेने के बाद और दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद इस आशय का है कि दोषी ने अपराध किया है जिसकी सुनवाई के लिए वो सक्षम है और दोषी की सज़ा के लिए पर्याप्त कारण हैं, पर्याप्त आधार है, तो दोषी के विरुद्ध लिखित रूप में आरोप चार्ज कर देगा। अब वह आरोप दोषी को पढ़कर सुनाया जाएगा, समझाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि वह उस आरोप को ठीक मानता है अथवा अपने को गिल्टी में फील करता है, प्लीड करता है या मुकदमा विचारण का दावा करता है। तो ये सवाल जो है उससे पूछना अनिवार्य है। इसके ऊपर जो है अथॉरिटी है 1972-3 सुप्रीम कोर्ट केसेस 282 सेंचुरी स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 1992 क्रिमिनल लॉ जनरल 3788 एट पेज 3804 कर्नाटका की, एस बंगारप्पा वर्सेस गणेश नारायण हेगड़े। अब इसके में क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फ्रेमिंग द चार्ज इज ऑफ द कोर्ट एंड इट हैज़ टू जुडिशियली कंसिडर द क्वेश्चन ऑफ डूइंग सो। ये इस बात के लिए ज़रूरी है कि जो चार्ज फ्रेम करे तो उसमें कोर्ट की ये ड्यूटी है कि वो ये देखे कि कहीं अन्याय तो नहीं हो रहा है, यानी न्याय के हित में करे। अब 241 कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी, जब 239 की बात आई थी तो उसमें क्या था कि डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अब 241 में क्या है, यदि दोषी अपने को गिल्टी मानता है, मैजिस्ट्रेट उस बयान को लिखेगा और अपने विवेक के अनुसार जो है उसकी कन्विक्शन कर सकता है। स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस दिनेश कुमार का केस है 1994 क्रिमिनल लॉ जनरल 1393, और पवन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का केस है 1996 4 सुप्रीम कोर्ट केसेस क्रिमिनल 583, और आनंद विठोबा लोकारे का केस है महाराष्ट्र वर्सेस महाराष्ट्र का 1999 क्रिमिनल लॉ जनरल 2857। तो इसमें क्या है कि नीड फॉर ऑब्जर्विंग सेफ गार्ड्स बिफोर प्लीडिंग गिल्टी वाज स्ट्रेस्ड बाय बॉम्बे हाई कोर्ट इन आनंद विठोबा लोकारेज केस। 2009 क्रिमिनल लॉ जनरल 87 बॉम्बे ब्रिजलाल अमर बंशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस बिंदु के ऊपर 241 के ऊपर रेलेवेंट केसेस हैं, तो इन केसेस को ज़रा पढ़ लें। अब 242 क्या कहता है कि एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन, जब एक आदमी ने गिल्टी महसूस नहीं किया या गिल्टी नहीं प्लीड नहीं किया तो उसने कहा कि मैं तो मुकदमा लड़ना चाहता हूँ, तो मुकदमा लड़ने की जब बात आ गई तो एविडेंस ऑफ द प्रोसिक्यूशन के ऊपर जो है केस लग जाएगा। 241 के अनुसार गिल्टी मानने से इनकार कर देने पर न्यायालय सेक्शन 242(1) के तहत गवाही की तारीख निश्चित कर देगा और मैजिस्ट्रेट प्रोसिक्यूशन की एप्लीकेशन पर उसके गवाहों को न्यायालय में पेश होने का आदेश दे देगा, यानी जिसको भी वो गवाह बुलाना चाहता है। जैसा कि सेशन ट्रायल केसेस के अंदर 230 और 231 था, इसी तरीके से ये 242 है। और मैजिस्ट्रेट ऐसी सारी गवाही लेगा जो प्रोसिक्यूशन देता है, ये इसका सब सेक्शन 3 है। अब इसमें एक प्रोविजो दिया है, प्रोवाइडेड मैजिस्ट्रेट किसी गवाह का क्रॉस एग्जामिनेशन डेफर जब तक कर सकता है तब तक दूसरे गवाह या गवाहों को एग्जामिन नहीं किया जाता, और न्यायालय किसी भी गवाह को फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए रिकॉल कर सकता है यदि गवाहों को कोई सप्लीमेंट्री लिस्ट है। सेक्शन 244 और 246 बी के बावजूद गवाहों को रिकॉल करेगा। 244 क्या है, एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन, और 246 क्या है, पहले गवाही हो चुकी है, फिर किसी बात या गवाही से ये लगता है कि चार्ज रीफ्रेम होना चाहिए तो रीफ्रेम करके रिकॉल कर सकता है, ये 246 है। अब 243 के ऊपर हम आते हैं कि एविडेंस फॉर डिफेंस, दोषी को अपने बयान के लिए कहा जाएगा। यदि दोषी कोई लिखित रिटन स्टेटमेंट देता है तो वो रिकॉर्ड का भाग समझी जाएगी और रिकॉर्ड पर ली जाएगी। सब सेक्शन 2 कहता है कि अभियुक्त अपनी गवाही के बाद आवेदन करता है कि गवाहों के या गवाह को एग्जामिन या क्रॉस एग्जामिन के लिए किसी दस्तावेज या चीज़ को पेश करने के लिए अधिशिका पास की जाए, और यदि मैजिस्ट्रेट को ये लगता है कि वह
दरखास्त किसी को तंग करने के लिए या विलंब करने के लिए या अन्याय के प्रयोजन को विफल करने के लिए दी गई है तो दरखास्त को खारिज भी कर सकता है। अब इसमें एक प्रोविजो दिया है, प्रोवाइडेड कि जब दोषी को अपने डिफेंस शुरू होने से पहले यदि गवाह पर क्रॉस एग्जामिन कर लिया है तो ऐसे गवाह को तब तक नहीं बुलाया जाएगा जब तक मजिस्ट्रेट को संतुष्टि न हो जाए कि गवाह को न्याय हित में बुलाया जाना जरूरी है। यानी अगर प्रोसिक्यूशन ने गवाह वो करवा रखा है तो डिफेंस जो है उस गवाह को नहीं बुला सकता। अब इसके बाद इसके ऊपर जो है केस ला है कमरुद्दीन वर्सेस शौक कठाली 2002 एक क्रिमिनल कोर्ट केसेस 76 केरला की अथॉरिटी है कि कंप्लेनेंट कैन नॉट बी सम्मन्ड फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन एट द इंस्टेंस ऑफ द एक्यूज्ड एनी विटनेस डज नॉट इंक्लूड द कंप्लेनेंट। अब जो है 242 का 3 क्या कहता है कि जब मजिस्ट्रेट को लगता है कि सब सेक्शन 2 के अनुसार आवेदन पर गवाह को बुलाया जाना चाहिए तो वह साक्षी द्वारा खर्च किए जाने वाले उचित व्यय को जमा करवा सकता है, यानी TADA जो है उसका खर्चा। सेक्शन 243 जो है आपने देखा होगा कि कई बार 138 का मुकदमा जो है वहाँ पर डिफेंस की गवाही के लिए जब लगाया जाता है तो दस्तखत मिलवाने के लिए भी दरख्वास्त दी जा सकती है और दरख्वास्त अलाउ हुई है 2007 एक क्रिमिनल कोर्ट केस 655 सुप्रीम कोर्ट है। ये कल्याणी भास्कर वर्सेस MS संपूर्णम का केस था। अब 244 क्या कहता है कि जब मुकदमा जो पुलिस रिपोर्ट के सिवाय दर्ज हुआ और वारंट केस है। अब इसको वो जो हमने बताया था कि 3 तरह का वारंट की सिचुएशन है वारंट केसेस की, तो दूसरा एक तो वो कि जो पुलिस रिपोर्ट के ऊपर दर्ज हुए और दूसरे वो जो अदर देन पुलिस रिपोर्ट पर। तो ये कंप्लेंट वाले की सिचुएशन है, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। जब मुकदमा जो पुलिस रिपोर्ट के सिवाय दर्ज हुआ और वारंट केस है, मामला और अभियुक्त मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है या आता है तो वह प्रोसिक्यूशन को सुनेगा और सारे साक्ष्य जो अभियोजन के पक्ष में हैं लेगा। मजिस्ट्रेट अभियोजन की दरखास्त पर उसके गवाहों में से किसी को हाजिर होने, दस्तावेज या चीज़ पेश करने के लिए समन जारी कर सकता है। इसके ऊपर केस ला है 2009 2 क्रिमिनल कोर्ट केसेस 625 बॉम्बे की अथॉरिटी है। गोवा एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड वर्सेस RK चावला। स्टेटमेंट रिकॉर्डेड प्रायर टू इशू ऑफ प्रोसेस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एविडेंस। और 2013 3 क्रिमिनल कोर्ट केसेस 539 सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है सुनील मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इसमें सेक्शन 244 में 43-46 और एविडेंस एक्ट के सेक्शन 138 को डिस्कस किया है। एविडेंस एडमिसिबल ओनली व्हेन एक्यूज्ड इज अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन द विटनेस। Right of accused to cross-examine the witness after framing of charge does not take away right of accused to cross-examine witness at pre-charge evidence। तो एविडेंस के लिए जो है सेक्शन 275, 77, 78, 79 और 80 ये सारे भी पढ़ने ज़रूरी हैं। गवाही कैसे लिखी जाएगी, लैंग्वेज क्या होगी, प्रोसीजर क्या होगा, इंटरप्रिटेशन क्या होगी, तो ये सारी की सारी या विटनेस के ने कोई मतलब ऐसा प्रयत्न किया है तो वो जो प्रयत्न है डिमेनोर है उस पर कोर्ट जो है रिमार्क्स दे सकती है, अपनी एंट्री कर सकती है। तो अब सेक्शन 245 डिस्चार्ज पर आते हैं। डिस्चार्ज यदि सेक्शन 244 के तहत ली गई गवाही से मजिस्ट्रेट ये समझता है कि दोषी के विरुद्ध सारी गवाही को भी यदि अनरिबटेड पढ़ा जाए तो भी सज़ा नहीं हो सकती तो मजिस्ट्रेट दोषी को डिस्चार्ज कर देगा। और इस धारा की कोई बात मजिस्ट्रेट को किसी पूर्व चरण में भी डिस्चार्ज करने से नहीं रोक सकती। इसके ऊपर केस ला है 2009 3 क्रिमिनल कोर्ट केसेस 412 सुप्रीम कोर्ट। अजय कुमार घोष का केस है वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। एक्यूज्ड कैन बी डिस्चार्ज अंडर सेक्शन 245(2) बिफोर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। तो अब 246 की बात हम करते हैं। प्रोसीजर वेयर एक्यूज्ड इज नॉट डिस्चार्ज। जहां दोषी को डिस्चार्ज नहीं किया गया वहां पर क्या होगा कि गवाही के बाद यदि मजिस्ट्रेट इस राय का है कि दोषी ने इस अध्याय के तहत विचाराधीन अपराध किया है
जिसको सुनने का वह सक्षम है और वह पर्याप्त रूप से दंडित किया जा सकता है, तो वह अभियुक्त के विरुद्ध लिखित चार्ज लगाएगा। अब चार्ज को पढ़ा जाएगा और समझाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि वह दोषी होने का अभिवाचन करता है या प्रतिरक्षा करना चाहता है, यानी अपना केस लड़ना चाहता है। तो अनिल कपूर वर्सेस फाइनेंस कम हेल्थ सेक्रेटरी का केस था, जिसमें पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इसको फुल्ली डिटेल इस बिंदु के ऊपर डिस्कस किया है। 1974 क्रिमिनल लॉ जनरल पेज 862 और 865 के ऊपर यह फाइंडिंग दी है। अब सब सेक्शन 3 क्या कहता है, यदि वह दोषी होने का अभिवाचन करता है तो मजिस्ट्रेट उस अभिलिखित करेगा और अपने सब विवेकानुसार उसकी कन्विक्शन करेगा। ये अब सब सेक्शन 4 कहता है, यदि वह विचारण का दावा करता है तो सुनवाई के प्रारंभ में या मजिस्ट्रेट उन कारणों से जो लिखे जाएगा यह बताएगा कि क्या वह अभियोजन के गवाहों में से जिनकी गवाही हो चुकी है किसी पर क्रॉस एग्जामिन करना चाहता है, यदि चाहता है तो किसको, ये पूछना ज़रूरी है। यदि वह कहता है कि साक्षियों में क्रॉस एग्जामिन करना चाहता है तो पुनः बुलाया जाएगा और पुनः परीक्षा के बाद वे डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे। गवाह की डिस्चार्ज की बात है ये। स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेज एस ढांडा पानी मोडेलियर 1992 क्रिमिनल लॉ जनरल 24 कर्नाटका की अथॉरिटी है ये इस बिंदु पर 5 पर है, सब सेक्शन 5 पर। तो शेष गवाहों का भी साक्ष्य लिया जाएगा और क्रॉस एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन के बाद वे भी डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे। तो इसके ऊपर केस लॉ है 2008 क्रिमिनल लॉ जनरल 3057 और यही अथॉरिटी 2008-3 सुप्रीम कोर्ट केसेस क्रिमिनल 449 में भी अंकित हुई है। इफ़ इन सच केस accused wants time to cross-examine the witness whose names were not disclosed before charge was framed, the magistrate should grant reasonable time to the accused person। अब 247 क्या है कि एविडेंस फॉर डिफेंस, यदि डिफेंस के ऊपर केस लग गया तो फिर क्या होगा, द accused shall then be called upon to enter upon his defense and produce his evidence and provision of section 248 will apply। जब प्रोसिक्यूशन की गवाही ख़त्म होगी तो डिफेंस को मौका दिया जाएगा कि वो अपने गवाहों को पेश कर सकता है और उसकी गवाही लिखी जाएगी जिसका प्रोसीजर 248 में दिया है। देयर इज़ नो स्कोप फॉर एक्यूज टू lead evidence until prosecution is closed and examination of accused under section 313 is over। Supreme Court has pointed that Parliament may amend the procedure। जैसा कि कल भी एक मित्र ने पूछा था कि क्या एक्यूज को डिफेंस का मौका गवाही जैसे सिविल में होती है ऐसे नहीं है, तो मैंने कल भी बताया था और ये बात इसमें स्पष्ट की गई है कि देयर इज़ नो स्कोप फॉर एक्यूज टू लीड एविडेंस अंटिल प्रोसिक्यूशन एविडेंस इज़ क्लोज्ड एंड एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज अंडर सेक्शन 313 इज़ ओवर। सुप्रीम कोर्ट हैज़ अपॉइंट दैट पार्लियामेंट मे अमेंड दिस प्रोसीजर। और ये बात जो पार्लियामेंट ने कही है, ये केस है RS नायक वर्सेस AR अंतुलेगा 1986 2 सुप्रीम कोर्ट केसेस 716, इस पर यह बात कही गई है। तो कंप्लेंट केस में भी वो सारे प्रोविज़न लागू होंगे जो पुलिस केस में लागू होते हैं। अब 248 सेक्शन की बात करते हैं, एक्विटल और कन्विक्शन। यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि दोषी ने अपराध नहीं किया तो एक्विट कर देगा। यदि दोषी पाया जाता है और मानता है कि वह सेक्शन 325 और 360 की कार्रवाई नहीं कर सकता, 325 और 360 की कार्रवाई प्रोबेशन की नहीं कर सकता, तो दोषी को क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पर सुनकर विधि अनुसार कन्विक्ट कर देगा। यदि किसी केस में प्रीवियस कन्विक्ट है और दोषी नहीं मानता तो मजिस्ट्रेट कन्विक्शन करके उस प्रीवियस कन्विक्शन का साक्ष्य लेकर अपनी फाइंडिंग देगा। परंतु कन्विक्शन का चार्ज न तो दोषी को सुनाया जाएगा
न ठीक उसे दोष कबूल करने के बारे में कहा जाएगा, नहीं पूर्व सज़ा किसी गवाही में जब तक लाई जाएगी जब तक दोषी सिद्ध नहीं हो जाता। तो ये बात सेशन कोर्ट ट्रायल में भी आई थी। अब 249 क्या कहता है कि एब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट, यदि कंप्लेनेंट गैर हाजिर हो जाता है तो वारंट केस में जो शिकायत है उसका क्या होगा। जब शिकायत दायर की गई और सुनवाई के दिन शिकायतकर्ता अनुपस्थित है और अपराध कंपाउंडेबल है, यहाँ पर नोटेबल क्या है कि अपराध कंपाउंडेबल है या वह नॉन कॉग्निजेबल है, तो मैजिस्ट्रेट इसमें एट एनी टाइम बिफोर चार्ज डिस्चार्ज कर सकता है। इसके ऊपर अथॉरिटी है 1999 क्रिमिनल लॉ जनरल 1075 ईश्वर शरण शुक्ला वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। एब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट, इफ द कंप्लेनेंट इज एलेजिंग नॉन वेलेबल ऑफेंस and the charge is not yet framed, then non-appearance of the complainant on 3 stipulated dates would not bound the magistrate to dismiss the complaint and discharge the accused. एक अथॉरिटी है 1998 सुप्रीम कोर्ट 596, if the presence of the complainant is not necessary on a particular day, dismissal of complaint is not proper। और इसके ऊपर केस लॉ है और भी 2010 एक क्रिमिनल कोर्ट केसेज 454 पंजाब एंड हरियाणा का है, सुरेश वर्सेस रेखा का 498 506 और 34 का केस था, डिसमिस इन डिफ़ॉल्ट हो गया। रिवीजन में सेशन जज ने रेस्टोर का ऑर्डर किया, हाई कोर्ट ने कहा कि इट इज़ नॉट एन ऑर्डर ऑफ रिकॉल्ड। तो इस प्रकार से हमारे 249 सेक्शन पूरे हुए। अब हम आते हैं सेक्शन 250 पर, और 250 क्या कहता है कि कंपनसेशन फॉर एक्विजिशन विदाउट रीजनेबल कॉज। जब किसी आदमी ने जो मुकदमा किया और मैजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि जो ये कंप्लेंट दायर की गई थी ये रीजनेबल कॉज पर नहीं थी और रीजनेबल ग्राउंड नहीं थे, रीजनेबल कॉज नहीं था, तो एक्यूज्ड जहाँ पर एक या एक से अधिक थे उन सब के खिलाफ जो है मुआवजा देने का ऑर्डर कर सकता है। मैजिस्ट्रेट ऐसा कारण जो शिकायत करता या सूचना देने वाला दिखाता है उसको लिखेगा और उस पर विचार करेगा। यदि उसका समाधान हो जाता है कि अभियोग लगाने का कोई उचित कारण नहीं था, तो जितनी रकम का जुर्माना करने के लिए वो सशक्त है उससे अनधिक इतनी रकम का जितनी वह निर्धारित करे मुआवजा ऐसे शिकायतकर्ता या सूचना देने वाले द्वारा अभियुक्त को या उनमें से प्रत्येक को या किसी को दिए जाने का आदेश दे सकता है। मैजिस्ट्रेट उपधारा 2 के अधीन मुआवजा दिए जाने का निर्देश देने वाले आदेश द्वारा यह अतिरिक्त आदेश भी दे सकता है कि वह व्यक्ति जो ऐसा मुआवजा देने के लिए आदेशित किया गया है भुगतान में चूक करने पर 30 दिन से अनधिक की अवधि के लिए सादा कारावास भोगेगा, यानी नॉट मोर देन 30 डेज। जब किसी व्यक्ति को उपधारा 3 के अधीन कारावास दिया जाता है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 68 और 69 के उपबंध जहाँ तक हो इसके लागू होंगे। 5वीं बात इसमें यह कही गई है कि कोई व्यक्ति जिसको इस धारा के अधीन मुआवजा देने के लिए हुक्म दिया जाता है तो ऐसे आदेश के कारण उसे अपने द्वारा की गई किसी शिकायत या दी गई किसी सूचना के बारे में किसी सिविल या दंडिक दायित्व से छूट नहीं होगी। यानी अगर उनके ऊपर कोई सिविल या क्रिमिनल मुकदमा करता है आदमी बाद में तो उसमें कोई छूट इस बात की नहीं होगी कि नहीं कर सकता है। तो इसमें एक प्रोविजो दिया है, प्रोवाइडेड दैट एनी अमाउंट पेड टू द एक्यूज्ड पर्सन अंडर दिस सेक्शन शैल बी टेकन इनटू अकाउंट इन अवार्डिंग कंपनसेशन टू सच पर्सन इन एनी सब्सिक्वेंट सिविल सूट रिलेटिंग टू द सेम मैटर। तो इस प्रकार से छठा पॉइंट इसमें यह है कि शिकायतकर्ता या सूचना देने वाला जो द्वितीय श्रेणी मैजिस्ट्रेट द्वारा उपधारा 2 के अधीन 100 रुपये से अधिक का जुर्माना देने के लिए दंडित किया गया था, आदेशित किया गया था, उस आदेश की अपील कर सकता है मानो वह शिकायतकर्ता या सूचना देने वाला ऐसे मैजिस्ट्रेट द्वारा किए गए विचारण में दोष सिद्ध किया गया हो। तो 7वीं बात इसमें यह कही है, व्हेन एन ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू एन एक्यूज्ड पर्सन इज मेड in a case which is subject to appeal under subsection 6,
द कंपनसेशन shall not be paid to him before the period allowed for presentation of the appeal has elapsed। जैसे अपील का टाइम 30 दिन है तो जो जुर्माना या कंपनसेशन किया गया है वो 30 दिन तक जो है उसको रिलीज नहीं किया जाएगा और दोषी से जो रिकवर किया गया है वो कंप्लेनेंट को नहीं दिया जाएगा। और इफ़ एन अपील इज़ प्रेजेंटेड बिफोर द अपील हैज़ बीन डिसाइडेड, यदि अपील होगी है तो जब तक अपील का निर्णय नहीं हो जाता तब तक नहीं दिया जाएगा। एंड वेयर सच इज ऑर्डर इज मेड इन केस विच इज़ नॉट सो सब्जेक्ट टू अपील द कंपनसेशन शैल नॉट बी पेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ 1 मंथ। और जहाँ अपील का प्रोविज़न नहीं है, अपील नहीं हो सकती, तो 30 दिन के बाद जो है वो रुपया उसको दिया जाएगा। 8वीं बात इसमें कही है कि द प्रोविजन ऑफ द सेक्शंस अप्लाई टू सम्मन केसेज एज वेल एज टू द वारंट केसेज। तो जितने ये प्रोविज़न उन्होंने पढ़े हैं वो इसी तरीके से सम्मन मामलों में और वारंट केसों में दोनों में लागू होंगे। तो इस प्रकार से आज हमने सेक्शन 250 तक जो है चर्चा की। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और लेक्चर अगर अच्छा लगे तो मेरी प्रार्थना है कि आप इसे लाइक करें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको समय के ऊपर अगला लेक्चर मिलता रहेगा। जय हिंद।